The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज देश में किसानों का भारत बंद था। इस दौरान किस तरह के वीडियो दिन भर आए, पहले वो देखिए। वीडियो अहमदाबाद का है, जहां पर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आए किसान नेता युद्धवीर सिंह गुजरात में अपने आगामी कार्यक्रमों के बारे में बता रहे थे कि तभी पुलिस आती है और उन्हें उठा ले जाती है। पुलिस का कहना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने गुजरात पुलिस के कार्रवाई की निंदा की है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज देशव्यापी भारत बंद बुलाया। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को बैठे 4 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों के भारत बंद का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखा जा रहा है। अमृतसर से अंबाला तक किसानों ने सुबह से रेल की पटरियों पर कब्जा कर रखा है। हाईवे भी ठप है। पंजाब और हरियाणा के सभी शहरों में आज किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ बिहार में विपक्षी दलों राजद, कांग्रेस, लेफ्ट ने विधानसभा में विधायकों के साथ बदसलूकी के मामले को लेकर बिहार बंद बुलाया था। भारत बंद के समर्थन में राजद कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में चक्का जाम भी किया। तो ये था दिन का वीडियो। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 59,118 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 257 लोगों की मौत हुई, जो 2021 में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। कोरोना का सबसे अधिक कहर देश में महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 35,000 से अधिक केस दर्ज किए गए, जबकि 111 लोगों की मौत हुई। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हम राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मॉनिटर कर रहे हैं। 2 अप्रैल तक नजर रखी जाएगी। अगर लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र से एक और बुरी खबर आई। मुंबई के भांडुप में स्थित एक कोविड अस्पताल में आग लगने के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अस्पताल का दौरा किया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। यह अस्पताल एक मॉल में था। आग पहले मॉल की दुकानों में लगी थी, जो अस्पताल तक पहुंच गई थी। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट करने को लेकर लंबे समय से यूपी और पंजाब की सरकार आमने सामने थी। पंजाब सरकार लगातार मुख्तार के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यूपी की जेल में शिफ्ट करने से मना कर रही थी, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्तार को 2 हफ्ते में यूपी शिफ्ट करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा या इलाहाबाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तीसरी सुर्खी हरियाणा से है। फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अक्टूबर 2020 में फरीदाबाद में एक कॉलेज के बाहर निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने से पहले 2 लड़कों ने लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी। लड़की ने विरोध किया तो उसे गोली मारकर दोनों भाग गए थे। तौसीफ, रेहान के अलावा अजरुद्दीन नाम के शख्स को भी मामले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे, जिस वजह से अदालत ने उसे बरी कर दिया था। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर अक्सर उनके राजनीतिक विरोधी आलोचना करते रहे हैं। आरोप लगाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा विदेशी दौरे करते हैं, लेकिन कोरोना शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री के ये दौरे भी थम गए और विपक्षियों की आलोचना भी। अब करीब साल भर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर हैं। आज से वो 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। साल भर पहले जब कोरोना शुरू हुआ था तब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में थोड़ी सी खटास की खबरें थी। बांग्लादेश के मंत्रियों ने भारत का दौरा रद्द कर दिया था। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर संसद में बयान दिया, जिसमें बांग्लादेश घुसपैठियों का भी जिक्र किया गया था। विपक्ष पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले असम बंगाल के विधानसभा चुनाव, बांग्लादेशी घुसपैठियों का चुनावी भाषणों में खूब जिक्र आता है। लेकिन इस बार शायद ही आपने बीजेपी के किसी बड़े नेता या प्रधानमंत्री गृह मंत्री के भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र सुना होगा। सीएए और एनआरसी की बात जरूर हो रही है, लेकिन पहले जिस तरह से इनके इर्द गिर्द बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र आता था, अब वैसे नहीं हो रहा। तो साल भर में क्या बदला? आजादी के बाद से भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने वाला बांग्लादेश पिछले साल नाराज क्यों हो गया था और क्यों अब भारत बांग्लादेश से संबंध सुधारने में लगा है? प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के निहितार्थ क्या हैं? भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से भी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी शो में आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पहले तो ये समझिए, बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अभी अकेले प्रधानमंत्री नहीं हैं। साउथ एशियाई देशों के और भी कई प्रधानमंत्री हफ्ते भर में बांग्लादेश आए हैं। इससे पहले मालदीव के प्रधानमंत्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोतोय शेरिंग भी बांग्लादेश आ चुके हैं। और दुनिया के नेताओं ने वीडियो संदेश भेजा है, जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पोप फ्रांसिस, क्वीन एलिजाबेथ आदि इत्यादि। पर ऐसा किस मौके पर हो रहा है? बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर बांग्लादेश अपनी आजादी की गोल्डन जुबली मना रहा है। 10 दिन का कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम शुरू हुआ 17 मार्च से। 17 मार्च से क्यों? क्योंकि इस दिन बंगबंधु का जन्मदिन आता है। अब ये बंगबंधु कौन है? बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता। इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने वाले नेता। थोड़ी सी उस कहानी की भी बात कर लेते हैं। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। आज जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था और आज जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। जब मुस्लिम लीग के अलावा भी कई राजनीतिक पार्टियां नई बन रही थीं, तो पूर्वी पाकिस्तान में 1949 में एक पार्टी बनी, आवामी मुस्लिम लीग। शेख मुजीब उर रहमान ने यह पार्टी बनाई थी। हालांकि बाद में पार्टी ने नाम में से मुस्लिम शब्द हटा लिया और सिर्फ आवामी लीग नाम रह गया था। फिर आइए 1970 के पाकिस्तान के आम चुनाव में आवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन याह्या खान और भुट्टो ने शेख मुजीब उर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। एक बंगाली को वो प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे और तब इस्लाम के नाम पर पश्चिमी पाकिस्तान से जुड़े पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रीयता का आंदोलन शुरू हो गया। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब उर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद घोषित कर दिया। इस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने नरसंहार शुरू कर दिया। आंकड़े दिए जाते हैं कि करीब 30 लाख लोगों का पाकिस्तानी आर्मी ने खून किया था। लाखों महिलाओं का रेप हुआ था। तब मुक्ति वाहिनी सेना बनी थी। भारत में उसे ट्रेनिंग देने की बात कही जाती है। शरणार्थी भारत आ रहे थे। आखिरकार दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति में दखल दिया और फिर पाक सेना को सरेंडर करना पड़ा। बाद में जो हुआ वो सारा इतिहास है। बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान ही बने। हालांकि 1975 में जब भारत आज़ादी मना रहा था, उसी दिन शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की उनके बेटों समेत सेना ने हत्या करवा दी थी। सिर्फ उनकी 2 बेटियां बची थीं, जिनमें से एक शेख हसीना आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो आज बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल हो गए हैं और भारत बांग्लादेश की दोस्ती को भी 50 साल पूरे हो गए हैं। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज बांग्लादेश में क्या क्या किया और कल क्या करेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं।
पीएम मोदी आज सुबह करीब 7:45 बजे बांग्लादेश के लिए रवाना हुए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब वो बांग्लादेश के लिए रवाना हो रहे थे। इस बोइंग 777 एयरक्राफ्ट के बारे में भी खबर आई है कि ये बिल्कुल नया है और पिछले साल अक्टूबर में ही बोइंग ने भारत सरकार को दिया था और पहली दफा प्रधानमंत्री के दौरे के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। करीब 10 बजे वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। ढाका में एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उनकी अगवानी करने पहुंची। उसके बाद प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अलग अलग समुदायों के नेताओं से मुलाकात की। मुस्लिम बोहरा समुदाय के नेताओं से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। इन नेताओं ने पीएम मोदी से मिलने के बाद क्या कहा, सुनिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गाड़ी से निकले और रेड कारपेट छोड़ के हमारे पास आ गए, हमें तो बहुत ही हम्बल फीलिंग हुआ कि इतने बड़े लीडर एक बड़े देश के सब प्रोटोकॉल छोड़ के हमारे पास बात करने आए। सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, इट वाज अ वेरी हम्बलिंग फीलिंग। एंड उन्होंने जिस तरह से हर एक आम आदमी से कनेक्ट किया, तो ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि कई बड़े लीडर अपने सिक्योरिटी छोड़ के एक आम आदमी से कनेक्ट करते हैं। मैं पहले तो ये एज ए बांग्लादेशी हम लोग के लिए बहुत प्राउड डे है, या 50th हम लोग का इंडिपेंडेंस डे है, तो हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे। और ऐसे खुशी के मौके पे मोदी जी ये कोरोना पेंडेमिक के सिचुएशन में जहाँ पे कोई लीडर बाहर नहीं जा रहा है, ऐसे मौके पे वो हमारे यहाँ पे आए। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और इसके सिवा इंडियन पीपल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी को वी वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम आवर हार्ट्स फॉर सेंडिंग द वैक्सीन इन टाइम विच हैज बीन क्रिटिकल जंक्चर जब हम लोग को ये वैक्सीन मिला है। इसके लिए हम बहुत दिल से थैंक्स कहते हैं। इन सब के बाद पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम हुआ नेशनल परेड स्क्वायर पर। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद भी मौजूद थे। यहां पर पीएम मोदी ने इस साल का गांधी शांति पुरस्कार भी सौंपा। इस बार शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। पीएम ने इस कार्यक्रम में कहा है कि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए वो भी जेल गए थे, सुनिए। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंद हलंदर जी ने कहा था, एक সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলব না, আমরা তোমাদের ভুলব না। यानी जिन्होंने अपने रक्त के सागर से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। बंधुगण, एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है
जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए पीएम मोदी के जेल जाने वाले बयान पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। कुछ यूजर्स उनके दावे पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी के 1971 में जेल जाने का साफ साफ कहीं जिक्र हमें नहीं मिला। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के संसद के बाहर सत्याग्रह का जिक्र मिलता है। बांग्लादेश ने कुछ साल पहले वाजपेयी को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा था। इसके साइटेशन में लिखा है कि उन्होंने कुछ स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह किया था और बांग्लादेश के लिबरेशन में भारत सरकार के दखल की मांग की थी। 12 अगस्त को संसद के बाहर प्रदर्शन था। कई लोगों का कहना है कि इसमें वाजपेयी के साथ स्वयंसेवकों में पीएम मोदी भी थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि इस दावे का कोई और आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। खैर, लौटते हैं पीएम मोदी के भाषण पर। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के जुल्म का भी जिक्र किया। बांग्लादेश की मुक्ति की बात करते हुए पीएम ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम भी लिया। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, प्रणबदा ने कहा था, बंगबंधु को उन्होंने एक टायरलेस स्टेटसमैन कहा था। उन्होंने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान का जीवन धैर्य, प्रतिबद्धता और आत्मसंयम का प्रतीक है। इसके बाद पीएम मोदी के कुछ और भी कार्यक्रम हुए, जैसे उन्होंने बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की याद में ये म्यूजियम बनाया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रात में पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया। शनिवार को पीएम मोदी मतुआ मंदिर में जाएंगे। गुरुवार के शो में भी हमने मतुआ समुदाय और बांग्लादेश के मतुआ मंदिर के बारे में विस्तार से बात की थी। इसके अलावा पीएम मोदी श्यामनगर के देशोरेश्वरी काली मंदिर भी जाएंगे। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। इस मंदिर में जाने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। मतुआ मंदिर में जाना हो या काली मंदिर में जाना, इसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इन मंदिरों के दौरों के अलावा पीएम मोदी कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। खबर है कि दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ बांग्लादेश के ढाका में प्रदर्शन भी हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका के बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर जुटे सैकड़ों लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 लोगों के मरने की भी खबर है। दर्जनों लोग जख्मी हैं। ये तो हुई पीएम मोदी के इवेंट्स की बात। अब उन बातों पर आते हैं जो इवेंट्स की तरह नहीं दिखती हैं। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो देश में कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। शेख मुजीबुर रहमान उम्र में इंदिरा गांधी से 3 साल छोटे थे और वे इंदिरा गांधी को बड़ी बहन कहते थे। भारत की तर्ज पर बांग्लादेश ने सोशलिस्ट और सेक्युलर रिपब्लिक बांग्लादेश बनाया था, लेकिन फिर शेख मुजीब की हत्या हो जाती है, सैन्य शासन आ जाता है, बांग्लादेश कुछ पाकिस्तान वाली दिशा में चला जाता है और भारत से भी संबंध खराब होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में आवामी लीग के सत्ता में रहते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। भारत में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की,
बांग्लादेश के रिश्तों में ज्यादा असर नहीं पड़ा। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बांग्लादेश के साथ सीमाई इलाकों की अदला बदली हुई। हालांकि तीस्ता नदी के पानी का मसला हो या सीमा पर पशु तस्करों पर बीएसएफ की गोलीबारी का मामला हो, दोनों देशों में ऐसी छुटपुट चीजें होती रहती हैं, लेकिन इससे दोनों देशों के संबंधों में कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। हालांकि बीच में रिश्ते थोड़े कमजोर पड़े। बांग्लादेश के चीन के BRI का हिस्सा बनने से भारत को नाराजगी हुई और CAA को लेकर बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों के जिक्र से बांग्लादेश की सरकार ने बुरा माना। इन सब के बावजूद बांग्लादेश भारत का अहम साझेदार है। जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह मिलती है और वो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसा बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार में नहीं होता है। अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से दौड़ रही है। पर कैपिटा GDP के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। अनुमान है कि इसी रफ्तार से विकास दर चलती रही तो 2030 तक बांग्लादेश दुनिया की 25 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। इन समीकरणों के हिसाब से बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते भारत के हक में भी हैं और पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा और मजबूत होगा। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ख्याल इसलिए भी रखिए क्योंकि होली आ रही है और कोरोना भी अभी खत्म नहीं हुआ है, तो होली खेलिए। आपको उसकी शुभकामनाएं, मगर सावधानी के साथ। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।